हफ्सा ये क्लास जो है ये पीएमएस सीएसएस दोनों के लिए होगी। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी में जो है ना कोर्स ओवरलैप करता है। सो जो एडिशनल टॉपिक्स होंगे सीएसएस के वो मैं बाद में बता दूंगा कि कौन से सीएसएस के लिए एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन जो कंबाइंड है पहले हम लोग वो कवर करेंगे ताकि दोनों का कोर्स कवर हो साथ साथ। सो हम पहले तो कोर्स आउटलाइन तो देख लेते हैं। होपफुली आप लोगों को अंदाज़ा होगा पीएमएस पंजाब चूंकि अभी अनाउंसमेंट उसकी है और मेजॉरिटी उसको अटेम्प्ट करना चाह रही है। सो पंजाब के पीएमएस में अब सिंपल 200 नंबर हैं ज्योग्राफी के, और इसमें 2 सेक्शंस हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। पीएमएस पंजाब भी सेम है राहत। तो आप मैंने सिलेबस मंगवाया केपीके का, मैं रात तक उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन जो है वो शेयर कर दूंगा। अदरवाइज तो वो भी पुराना जो सीएसएस का सिलेबस था यानी कि पीएमएस पंजाब से काफ़ी रेलेवेंट है, तो उसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो तीनों पेपर्स में सेम है ऑलमोस्ट। ओके, इसमें पीएमएस 200 का सारे जितने भी प्रोविंसेस हैं उनमें, और उसमें 100 मार्क्स जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको 3 सेक्शन जो हैं वो तो कॉमन मिलने ही मिलने हैं। एक है लिथोस्फीयर का सेक्शन जिसमें ज़्यादातर ये रॉक्स और लैंड फॉर्म्स और जो सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उससे रेलेवेंट टॉपिक्स मिलते हैं। अगर हम टीचर्स और इसके बीच में आप क्वेश्चंस की नेचर को देखिएगा, वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। वो कह रहा होगा एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ठीक है, राइट एन एसे, राइट अ नोट, इस तरह की वर्डिंग के साथ क्वेश्चंस होंगे। इवैल्यूएट, एनालाइज, इस तरह के वर्ड्स नहीं होंगे। सही। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि एज सच इट वुड बी लाइक सिंपल स्टोरी टेलिंग, ठीक है। इवन के हम ज्योग्राफी जो है ना उसमें भी जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आप कौन सा टेंस यूज करते हैं? सबसे कॉमन टेंस कौन सा होता है? पास्ट का कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ पे आपको एक ही टेंस में ज्योग्राफी जो है वो जैसा एक रूटीन में काम होने वाला होता है कि जो मतलब रिवर ये करता है, हवाएं इस तरह से चलती हैं, दैट शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आपने डिस्क्राइब उस तरह से करना, तो टेंस भी मैटर करता है, मतलब लैंग्वेज को आप एक क्लैरिटी के साथ यूज कर रहे हो। और दूसरा ये है कि जब हम दूसरे एक सेक्शन को देखते हैं विच इज अबाउट एटमॉस्फेयर, तो इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और साइंटिफिक आइडियाज हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बैक एंड पे रखते हुए आपने आंसर करना होता है, जैसे प्रेशर एंड विंड्स वाला आप कह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देखें आपने उसको 3 दफा अटेम्प्ट किया, लेकिन जो भी आपने लगा कि कंप्रीहेंसिव आपने जवाब दिया वो 2.5-3 सफे से ऊपर नहीं गया। लेकिन आप लिथोस्फीयर का सवाल उठा के देखेंगे उसमें 6-7 सफे 8 सफे तक भी डिस्क्रिप्शन चला जाएगा और वो बड़ा लेंथी होगा, वो 50-60 मिनट ले जाएगा, ठीक है। जैसे आमतौर पे लोग लैंडफॉर्म्स का क्वेश्चन देखते हैं कि जी आसान है, रॉक्स का क्वेश्चन आसान है, हम आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा कि वो टाइम टेकिंग होगा। दूसरा ये कि वो मेजॉरिटी की चॉइस में होगा, तो जब मेजॉरिटी की चॉइस में रिपीटेडली वही क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो वो एग्जामिनर उसको ज्यादा नंबर नहीं देता। तो थोड़ा सा हट के अटेम्प्ट करना है, सही है, ताकि आप उस लॉट से जरा डिफरेंट नजर आए और आपको एक एडवांटेज उसका मिल जाए, ठीक है। तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन है वो नजर नहीं आ रहा। सो बेसिकली उसमें ये है कि आपने अटेम्प्ट करने में पेपर को बैलेंस रखना होता है, रादर एग्जामिनर ने खुद उसको बैलेंस किया होता है कि लेंथी क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन बच्चों की गलती होती है कि वो चूज ज्यादा लेंथी वालों को कर लेते हैं। 2-3 अगर ज्यादा कर लिए तो आपके वो जो टाइम लिमिट है उससे बियॉन्ड आपकी कैपेसिटी नहीं होगी, सही है। तो आपको भी एक बैलेंस्ड क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। तो उस हवाले से ये है कि अगर 8 सवाल आते हैं उसमें से 5 करने हैं तो कम से कम 3 ऐसे हों जो शॉर्ट हों और 2 लेंथी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा।
और उसमें यह है कि अगर उसमें आप जैसे ज़्यादातर लोगों का जो फियर फैक्टर है वो मैप्स पे है, सो हम क्यों ना सबसे पहले सबसे डराने वाले टॉपिक से स्टार्ट कर लेंगे, मैप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उससे ये फायदा होगा कि चले जिसका फियर फैक्टर एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा तो वो आगे ज्योग्राफी को फर्दर कंटिन्यू करे। सही है, तो चाहे वो केपी के हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या पंजाब हो, तो वहां पे मैप्स के क्वेश्चंस आते हैं। और मैप्स के क्वेश्चंस जो हैं वो एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन से भी शॉर्ट क्वेश्चन है। वो 2-2.5 सफ़े भी हो सकते हैं, वो शायद 1 सफ़े पे भी आप उसको आंसर कर लें। ठीक है, तो वो बहुत ही शॉर्ट है। लेकिन पहले हम जरा थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देख लें कि लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसमें कंसेप्चुअल सेक्शन है, तो इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना प्रेफरेबल है। ठीक है, अगर 20 में से मार्किंग की बात करें, इसमें से 10-12 नंबर मिलने होते हैं बस, लेकिन इसमें आपके 16 से 18 तक नंबर मिलने होते हैं। ठीक है, अगर आपने सही अटेम्प्ट किया। उसके साथ फिर हाइड्रोस्फीयर है, इसमें भी आप कह सकते हैं कि इसकी जो मार्किंग रेंज है वो 14 से 16 तक की आउट ऑफ 20। लेकिन जो मैप्स है ये टॉपिक आपको वही 16-18 की रेंज में देंगे, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट करना है। सही है, तो इस हवाले से इंपॉर्टेंट ये है कि हम स्टार्ट यहां से ना लें, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे आपकी डिग्री ज्योग्राफी की है, तो फिर हमें थोड़ा सा एग्जामिनर की साइकी को भी देखना होता है कि बेसिक बात उसमें यही है कि आप यूजुअली तो यही कहा जाता है कि जो टॉपिक आपको सबसे अच्छा आता है वो आप अटेम्प्ट करें। लाइक द प्रेफरेंस फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन और द सेकंड क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, इसको क्यों नहीं फर्स्ट, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होगा, इसको बाद में रखें जब आपके पास टाइम मिले। ठीक है, क्योंकि इसने आपको सिर्फ एवरेज स्कोर से थोड़ा सा नीचे रख के स्कोर देना है, तो दैट शुड बी योर लास्ट चॉइस। पहली 2 चॉइसेस आपकी एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में से होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए मैप्स की। उसकी वजह क्या है कि इससे एग्जामिनर को ये फील होगा कि यू आर द डिग्री होल्डर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड लोग फ्रैक्शंस में अटेम्प्ट करते हैं। सही है, ज्यादातर लोग मैप के नाम से डर के ही इसको तैयार नहीं करते। क्लियर? सो ये आना चाहिए दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर, कि तीसरा क्वेश्चन आए, ताकि आप जब थोड़ा सा लूज होते जा रहे हैं तो एक बूस्टर डोज चाहिए, एग्जामिनर को भी चाहिए, एक चेंज चाहिए। ठीक है, और यहां से हो सकता है आपका 5वां सवाल जो है, चौथा 5वां, वो भी इसका एडवांटेज ले लें कि आपको वो आगे फिर ज्यादा नंबर दे। सही है, तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन तो एक अलग चीज है, इसका अरेंजमेंट भी एक चीज है। सर जो लिथोस्फीयर वाला वो सबसे एंड पे, जी, इसको सबसे एंड पे, लीस्ट चॉइस, अगर तो अवॉइड होता तो अवॉइड कर जाए। सही है, लेकिन कई दफा बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि मास वेस्टिंग है या ऐसा के कुछ टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट हैं, मतलब वो उसी लिमिट में आते हैं कि 2.5-3 सफ़े में, और टाइम लिमिट को देखो तो 15 से 25 मिनट की ड्यूरेशन में होने वाले क्वेश्चन हैं। अगर वो हो सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी योर 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन। ठीक है जी, सर लिथोस्फीयर को अवॉइड तो करें। शुड वी स्टार्ट विद द मैप्स। आज का डेमो लेक्चर भी है और फिर उसके बाद शेड्यूल आपसे शेयर हो जाएगा। एक्चुअली मुझे कल गवादर के लिए निकलना होगा और फिर मैंने आना है संडे को वापस, और मेरा ख्याल है आप लोग मुझसे इतने फेमिलियर तो होंगे ही कि मैं तकरीबन हर महीने जो है वो 2 मरतबा टूर्स पे जा रहा होता हूँ। तो आप लोगों का शेड्यूल जो होगा होपफुली दैट विल बी मंडे एंड ट्यूसडे। अच्छा जी, ये कैसे पता लगेगा कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा? सिंपल सी बात है, अगर लिथोस्फीयर आपके चॉइस में आ रहा है, मतलब 5 सवालों में से लिथोस्फीयर का कोई क्वेश्चन है, तो आपने लिथोस्फीयर का सवाल एंड पे अटेम्प्ट करना है। CSS हो या PMS हो, लिथोस्फीयर के टॉपिक्स कौन से हैं? इसमें रॉक्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज हैं। ठीक है,
सो इसके अलावा जो लाइक इफ यू हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उसमें मैटर नहीं करता। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लॉ के हों, चाहे वो लैंग्वेजेस के हों, चाहे वो सोशल साइंस के हों, ज्योग्राफी एक बेसिक साइंस और स्टोरी टेलिंग है। यानी इट इज नॉट एज एनालिटिकल कि ये जियोलॉजी जैसा हो सके। ठीक है, इसमें आपको जो जनरल नॉलेज वाली जीएस जनरल साइंस है, उतनी नो हाउ होनी जरूरी है। सही है, यानी जो आपने मैट्रिकुलेशन तक की साइंस पढ़ी है, उसकी सिर्फ एक एप्लीकेशन या ऑब्जर्वेशन है डेली लाइफ में, उसको देखते हुए ज्योग्राफी उतनी साइंस है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है जी। क्लास हम लोग जो है वो हाइब्रिड करेंगे। हाइब्रिड ये होगा कि 1 घंटा जो है वो हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और हाफ एन आवर जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी या पेपर बी करेंगे। 1.5 घंटा क्लास ड्यूरेशन रखी जाएगी। ठीक है, और इसमें साइमल्टेनियसली दोनों पेपर्स अटेम्प्ट होंगे। बी पेपर जो है उसमें बुक के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है, बोर्ड और क्लास की डिपेंडेंसी कम है। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए हो सकता है 15 मिनट में 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाए, लेकिन दीज विल बी सपोर्टेड बाय एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स जो होंगी वो किताबों में होंगी। सही है। तो उसमें बेसिक बात क्या है कि जैसे अगर मैं वीट पढ़ा रहा हूँ, एक क्रॉप पढ़ा रहा हूँ, तो अब उस क्रॉप की कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस हुई हैं वो मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैं नहीं पेपर देने। आपका कंसर्न है, आपने किताब से रट्टा मारना या उसको रिटेन करके रखना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ जनरल कंडीशंस बता सकता हूँ कि इसकी सोइंग के टाइम पे, इसकी हार्वेस्ट के टाइम पे वेदर कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। वैसी वेदर कंडीशंस दुनिया के कौन कौन से इलाके में किन मंथ्स में आती है, वो किताब में लिखा होगा, यानी उसका एक्सपेंडेड वर्जन। कि जैसे हमारे यहाँ तो वीट जो है वो नवंबर दिसंबर में सो की जाती है, जब हल्की बारिशें होती हैं और लो टेम्परेचर्स होते हैं। लेकिन अभी हार्वेस्ट का टाइम आ रहा है मार्च अप्रैल में, इसमें मौसम खुश्क भी होगा और गर्म भी होगा, तो वो हार्वेस्ट की जाएगी। अब ऐसी ही कंडीशन कनाडा में इन मंथ्स में नहीं है, या यूएसए में इन मंथ्स में नहीं है, या यूएसए में आपको साउथ में कुछ और मिलेगा, नॉर्थ में कुछ और मिलेगा। इवन हमारे पाकिस्तान में, चूंकि सिंध में आप देखेंगे तो वीट किसी और मंथ्स में हार्वेस्ट हो रही होगी, अर्ली हो रही होगी। साउथ पंजाब में अभी हो चुकी होगी कटाई शुरू, नॉर्थ की तरफ अभी वो ब्राउन या मतलब गोल्डन हो रही है। इसमें थोड़ा डिले आएगा क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशंस तो हैं। ठीक है, सो अगर हम रशियन वीट की बात करें तो वो लेट आएगी, वो यहाँ से बाद में आएगी। हो सकता है वो जून जुलाई में उसकी कटाई हो, क्योंकि वहां के टेम्परेचर सोइंग वाले जैसे पाकिस्तान में नवंबर के होते हैं, रशिया में या कनाडा में वैसे मार्च अप्रैल में होने, यानी उनकी सोइंग अब हो रही होगी। सो बेसिकली हम जनरल बात कर रहे होते हैं कि लाइक क्या क्या उसकी प्लांट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब ग्लोबली वो वेरी कर सकती हैं कि फला दुनिया के इलाके में उसके ये मंथ्स बनते हैं, फला जगह पे ये मंथ्स बनते हैं। कहीं पे हम कहते हैं कि ये विंटर वीट क्रॉप है, कहीं पे हम कहते हैं स्प्रिंग वीट क्रॉप है। यानी एक ऐसा इलाका जहाँ विंटर्स में उसको बोया गया है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे समर के स्टार्ट में उसको बोया जा रहा होता है। हमारे समर्स उनके नहीं होंगे। ठीक है, सो दैट रेफर्स टू ज्योग्राफिकल एंड स्पेशल वेरिएशंस के दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में डिफरेंसेस भी होते हैं, तो उसको भी आपने कैटर करना है, लेकिन वो एग्जांपल्स आपको किताबों से मिलती हैं। ठीक है, अगर माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, टूरिज्म पे आता है, तो डेस्टिनेशन और उनकी नेचर जो है इन जनरल तो क्लास में डिस्कस हो जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो है वो किताब में मेंशन होगी, तो वो रीड आउट होके क्लियर होता है साहब। सही है। तो इसलिए बी पेपर जो है डिस्कशन के लिए, उसके लिए इतनी एफर्ट नहीं चाहिए होती क्लास के अंदर। इट रिक्वायर्स 30-35 मिनट्स। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा चाहिए होती है जो हमारा पेपर 1 है। सो पेपर 1 में सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा हुआ है मैप्स का। आज जो मतलब हम जिससे शुरू कर रहे हैं, हालांकि बहुत ही आप कह लें कि अनऑर्थोडॉक्स किस्म का स्टार्ट होगा, क्योंकि ज्यादातर होता यह है कि ज्यादातर टीचर्स जो है वो आसान टॉपिक्स से शुरू कराते हैं, और जिससे डरते हैं बच्चे उसको एंड पे ले जाते हैं। लेकिन हम उससे स्टार्ट करते हैं जिससे बच्चे डरते हैं। ये मैं भी पहली दफा कराने लगा हूँ अपने 10 साल में। मैं भी इसको थोड़ा सा मिडल में ले जाता हूँ या एंड पे ले जाता हूँ। ठीक है, हम अगर 3 वर्ड्स यहाँ पे लिख लें और इनको आप
एक्सप्लेन करना चाहें, वैसे तो मैंने ये देखा है CSS हो, PMS हो, कंपेटिटिव एग्जाम का कैंडिडेट हो, जब उससे बहुत सिंपल चीज की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, कल्चर क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, तो बहुत सारे लोग उल्टे सीधे जवाब दे रहे होते हैं। हालांकि ये हमारे कॉमन लाइफ में बहुत दफा इस्तेमाल होने वाले हो, बल्कि एक्सपोजर उनके साथ है, यूजेज उनके साथ है, लेकिन आमतौर पे हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, अब अगर हम कहें कि एक टर्म हम यूज करते हैं मैप, एक टर्म हम यूज करते हैं डायग्राम, एक टर्म हम यूज करते हैं फोटोग्राफ, तो इनमें आपस में क्या डिफरेंस है? जी, हम इस्तेमाल के लफ्ज हैं, कोई मैं ज्योग्राफी की सेंस में नहीं पूछ रहा, लेकिन कोई आपस में डिफरेंस जो आप खुद असेस कर सकें। सब मैप का होता है कि किस चीज की डायरेक्शन के हिसाब से उसको लोकेट करने के लिए कुछ स्केच बनाया जाता है। ओके, ठीक है, और इसके अलावा सर आप हेलो लोगों के सर। पास मोबाइल फोन हैं, वैसे तो हम बेसमेंट में हैं, लेकिन अगर आप गूगल मैप ऑन करें अपने मोबाइल पे तो उसमें आप क्या देखेंगे? गूगल मैप में आप मोबाइल में अगर जाएं तो मैप जब आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे ऐसे करके एक सिंबल बना होता है, दैट रिप्रेजेंट्स लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ट्रैफिक दिखानी है, अनेबल करना है, नहीं करना, टेरेन दिखानी है, सैटेलाइट इमेज दिखाना है। जिस टाइम आप सैटेलाइट इमेज की ऑप्शन को चूज करते हैं, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है जी, कि कोविड केसेस देखने हैं तो वो भी आजकल नजर आ रहे होंगे मैप के ऊपर, लेकिन पहला क्या होगा जी, टेरेन आपने किस तरह की देखनी है, उसके ऊपर हाइट्स वगैरह मेंशन हो, या उस पर सिंबल्स हो, या वो एक बेयर फोटोग्राफ हो, सैटेलाइट पिक्चर हो। अगर वो सैटेलाइट पिक्चर होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे आप कोई सैटेलाइट से एक आपने कैमरे ने इमेज कैप्चर कर लिया और उसके ऊपर कोई सिंबल साइंस वगैरह नहीं होंगे। सही है, उसमें रावी रिवर ब्राउन कलर का नजर आ रहा होगा, सड़कें ग्रे कलर की नजर आ रही होंगी, जो ओरिजिनल कलर हमें विजिबल होता है। लेकिन जब हम मैप की ऑप्शन ऑन कर लेते हैं, सड़कों के रंग बदल जाते हैं, वो सिंबॉलिक हो जाते हैं। ठीक है, पार्क्स वगैरह पे ग्रीन कलर आ जाता है, रिवर्स के ऊपर ब्लू कलर आ जाता है, हालांकि विजुअली वो ऐसा नहीं है, लेकिन एसोसिएटेड कलर्स यूजिंग द सिंबल्स वो आ जाते हैं। ठीक है, फिर आप ट्रैफिक ऑन करते हैं तो आपने देखा ही होगा गूगल पे, रोड्स के ऊपर जहां रेड लाइन आ गई इसका मतलब ब्लॉकेड है, येलो है, ऑरेंज है, स्लो ट्रैफिक है, ग्रीन है तो फ्लो में जा रही है। ठीक है, तो वो जितना भी लोगों ने सेलर डाटा और लोकेशन ऑन की होती है, उनके डाटा की बेस के ऊपर वो इंफॉर्मेशन आपसे शेयर हो रही होती है कि आपके सराउंडिंग पे रोड कंडीशंस क्या है। सही है, अगर नेटवर्क बंद कर दिया जाए जैसे यूजुअली गवर्नमेंट करती है तो वो अपडेट नहीं होगा, और ज्यादातर लोग समझते हैं कि शायद ये डायरेक्ट जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्टेड है, वैसा नहीं होता, ये सेलुलर कंपनीज से डाटा जा रहा होता, यानी जो बूस्टर्स आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं वही बूस्टर्स जो है वो गूगल को आगे आपकी लोकेशन वगैरह सेंड कर रहे हैं, उससे आपकी मोबिलिटी, जितने लोग मूव कर रहे हैं उन सब का रेट ऑफ मूवमेंट निकलता है। तो इसमें एक दफा एक जर्मन ने ट्रिक भी किया गूगल को, कि उसने एक ट्रॉली के अंदर कुछ 200-300 मोबाइल रखे और उसको ड्रैग करना शुरू कर दिया सड़क के करीब, तो लगा ऐसे कि 200-300 गाड़ियां जो हैं वो स्लो मोशन में जा रही हैं या फंस फंस के जा रही हैं, तो वहां पे साइन चेंज हो गया, गूगल मैप पे वो रेड लाइन आ गई कि सड़क ब्लॉक है जैसे। सही है? तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा हर एक मोबाइल जो है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड हो, हमारे पास सैटेलाइट रिसीवर मोबाइल तो है नहीं, सेलुलर डाटा वाले मोबाइल हैं। ठीक है जी, सो एक हो गया मैप, एक हो गया डायग्राम, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ तो वो हो गई कि जो इमेजिंग डिवाइस है, जैसे कैमरा है, और कैमरा में भी अब सेंसर पे डिपेंड करता है कि सेंसर कौन सा, लाइक हम इंफ्रारेड कैमरास भी देखते हैं, हम एक्सरे कैमरास भी देखते हैं, लेकिन जो कॉमन कैमरा है वो फोटो यानी लाइट को सेंस करके इमेज बनाता है, जैसे हमारी आंख लाइट को सेंस करके इमेज बना रही है, इसलिए वो बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे व्यू से, विजन से। सही है, लेकिन फोटोग्राफ की भी आगे टाइप्स हैं, लाइक इफ आई एम प्लेसिंग माय कैमरा लाइक दिस, के इट इज
पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे रखा है, आपका साइड व्यू आ रहा है, लैंडस्केप फोटोग्राफ है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहां से खींच लेता हूँ टिल्टेड रख के, जैसे कोई मतलब ये सीसीटीवी कैमरास होते हैं। अब ये व्यू एरियल व्यू है, चाहे वो 10 फुट की छत पर लगा हुआ कैमरा हो, चाहे वो 1500 किलोमीटर हाइट के ऊपर सैटेलाइट से लगा हुआ कैमरा हो, एंगल तो सेम है ना, पर्सपेक्टिव सेम है, वो उसी एंगल से तस्वीर खींच रही है। चाहे मैं पहाड़ की चोटी से खड़ा होकर वैली की तस्वीर खींच रहा हूँ, चाहे अमेरिका सैटेलाइट को यूज करके उस वैली की तस्वीर खींच रहा हूँ, पर्सपेक्टिव तो सेम है। सो दैट पर्सपेक्टिव विल बी टर्म्ड एज एरियल। एरियल का मतलब है टेकन फ्रॉम एयर, एरियल व्यू, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली जैसे गूगल का जो हम बात कर रहे हैं, गूगल का जो सैटेलाइट इमेज है वो इसी तरह से होगा जैसे टॉप व्यू है। मैप भी किसी इलाके का टॉप व्यू होता है, साइड व्यू नहीं होता, ठीक है। लेकिन फोटोग्राफ एक इमेज है कैप्चर बाय द इमेजिंग डिवाइस, सेंसर बेस्ड। मैप जो है वो ड्राइंग है, स्केच है। डायग्राम भी स्केच है, लेकिन डायग्राम में पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। डायग्राम इंटरनल भी दिखा सकता है, साइड व्यू भी दिखा सकता है, एनी पर्सपेक्टिव, जबकि मैप हमेशा टॉप व्यू, एरियल पर्सपेक्टिव दिखाता है। दूसरी बात यह है कि डायग्राम जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं होता, उसकी कोई रेशो नहीं होती, लेकिन मैप हमेशा रेशो पे होता है कि एक्चुअल जगह से किस रेशो में वो इमेज बनाया गया, कितने मीटर्स, कितने किलोमीटर्स को कितने सेंटीमीटर्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आप लोग वेक्टर्स पढ़ते रहे, तो वेक्टर्स में आपने डिस्टेंस दिखाना होता है, लेकिन उतना नहीं दिखाना होता है जितना मेंशन्ड होता है। कि 10 किलोमीटर का मतलब ये नहीं है कि 10 किलोमीटर लंबा सफा बनाएं और उस पर लाइन लगाएं, आप उसको रिलेट कर देते हैं विद द पेपर डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑन पेपर। आप ये कह देते हैं कि जी पेपर पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा तो वो 1 किलोमीटर की लाइन होगी, तो 10 किलोमीटर दिखाने के लिए 10 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस हवाले से जब हम मैप को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोटोग्राफ की तरह इमेज नहीं बना रहे, बल्कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन की लेयर्स डालते जा रहे हैं। यानी आप भी अगर किसी इलाके का मैप बनाना शुरू करोगे, पाकिस्तान का मैप बनाना है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन आप उसकी बाउंड्री ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट द बॉर्डर्स। उसके ऊपर आप फिर अगर प्रोविंसेस के कलर्स कर दोगे, वो एरिया सिंबल के तौर पे यूज हुआ। आपने उसके ऊपर कैपिटल्स लिखे और नाम लिखे प्रोविंसेस के, वो एक और लेवल ऑफ लेबल ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी ऐसे ही है कि जैसे आपने एक ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर पहले पाकिस्तान का मतलब बॉर्डर ड्रॉ किया, दूसरी ट्रांसपेरेंट शीट पे आपने कलर्स ऑफ द प्रोविंसेस कर दी हैं, तीसरी ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर आपने नाम लिख दिए हैं। सो दीज आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ग्राफिकली एडेड, ठीक है। तो आप अगर चाहे पेंट यूज कर रहे हो, कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसमें भी आपको यही करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, एक लेयर ऐड की, दूसरी लेयर ऐड की एंड सो ऑन, ठीक है। चाहे आप पिक्चर एडिट कर रहे हो, उसमें लेबलिंग कर रहे हैं, तो वो एक अनदर लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसीलिए आप देखें गूगल पे ये लेयर्स की तरह से है, मतलब आपने ट्रैफिक को डिसेबल कर दिया, वो इंफॉर्मेशन हाइड हो गई, आपने सैटेलाइट व्यू को अनेबल कर दिया, वो आ गया, मैप की इंफॉर्मेशन हाइड हो गई, सही है जी। सो वी कॉल मैप एज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और पार्ट ऑफ इट। यानी ये आपने वर्ल्ड मैप भी देखा होगा, वो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तान का मैप है, पार्ट ऑफ अर्थ है। आपके घर का मैप है, पार्ट ऑफ अर्थ है, सही। सो मैप को हमने डिफाइन इस तरह से किया, एंड ड्रॉन टू सम स्केल, रेशियो मेंशन्ड है, दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायग्राम, ठीक है। यानी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बात करें, फोटोग्राफ से तो ये टोटली डिसिमिलर है, सो इसके पर्सपेक्टिव सेम है। अगर वर्टिकल फोटोग्राफ एरियल होगी तो वो बड़े आसानी से मैप में कन्वर्ट की जा सकती है, सही है। डायग्राम से सिमिलैरिटी क्या है, ड्रॉ किया जाता है मैप को। डिसिमिलर क्या है, डायग्राम अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं होता, मैप अकॉर्डिंग टू स्केल होता है, सही है।
अब मैप जब भी आप देखेंगे, एक अच्छा मैप जो है उसके ऊपर आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ये मैप रीडिंग में भी आसान होगा। अगर आप लोगों की हिस्ट्री है, IR है, आप फेरी टेल्स पे ना जाएं, आप मैप के ऊपर देख के चीजें देखें। मैं आपसे एटलसेस शेयर कर दूंगा। एटलसेस में ये है कि आपका जीके बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। जीके में, PMS के जीके में रटाइज्म तो होता ही है, एक एलिमेंट है, लेकिन आप उसको अवॉइड कर सकते हैं और इफेक्टिवली अवॉइड कर सकते हैं कि आप 7 दिन में वर्ल्ड ज्योग्राफी कर सकते हैं कि आपने सिर्फ 7 मैप डेली पढ़ने, डे बाय डे, एक कॉन्टिनेंट। अब अगर आप कोई एटलस खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड एटलस को पाकिस्तान है, या ऑर्बिस एटलस है, तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि अफ्रीका का मैप है ना, तो एक तरफ अफ्रीका का मैप होगा फिजिकल, एक आपका अफ्रीका का मैप होगा पॉलिटिकल। ठीक है, अब जब आप पॉलिटिकल मैप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि नॉर्दर्न अफ्रीका के कंट्रीज कौन से हैं, सेंट्रल अफ्रीका के कंट्रीज कौन से हैं, साउथ में कौन से हैं। ठीक है, फिर वो कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, कितने कंट्रीज लिटोरल हैं, कितने लैंडलॉक्ड हैं, यानी किन के साथ साहिल है, किन के साथ नहीं है। सही है। अदरवाइज क्या होता है कि आप अगर जीके की किताब पकड़ोगे तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज की पूरी दुनिया की लिस्ट लगी होगी और वो लिस्ट याद नहीं होती, लेकिन इसको देखोगे तो आपको पता होगा, यार मेरे एक इमेज ज़हन में होगा कि मैंने इस कंट्री को देखा था, ये वहां जगह पे लोकेटेड है और इसकी ये सराउंडिंग पे इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। सही है। तो आपने साथ ही उसके ऊपर हर कंट्री का कैपिटल भी लिखा हुआ है, तो आपका मतलब लिटोरल, लैंडलॉक कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, कैपिटल्स एक मैप से, एक इंस्टेंस में तैयार हो जाने, एक ऑब्जर्वेशन पे तैयार हो जाने। सही। जब आप इधर फिजिकल मैप देखते हो तो इसमें रिवर्स हैं, इसमें माउंटेन्स हैं, इसमें प्लेटोज और प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, और स्टेट बाउंड्रीज लगी हुई हैं। तो आपको पता है कि कौन सा रिवर किस कंट्री से ओरिजिनेट हो रहा है, उसका फ्लो डायरेक्शन क्या है। वो भी अब जीके के किताबों में नहीं मिलती, कई दफा वो पूछ लेते हैं कि फलां रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, बड़ा कॉमन सा काम होता है। फिजिकल मैप में हमेशा आपको एक यहाँ पे कलर्स की स्कीम नजर आएगी, उसमें एक तो ब्लू कलर के शेड्स होंगे जो कि डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सतह समंदर से नीचे, लाइट ब्लू कलर होगा, फिर डार्क ब्लू होता जाएगा। एक यहाँ पे स्कीम होती है जो ग्रीन, येलो, ब्राउन इस तरह से चल रही होती है। ठीक है, अगर आपको एक नीली स्ट्रीक, नीली लाइन नजर आ रही है रिवर की, ठीक है, और वो ब्राउन से शुरू हो रही है और आगे येलो और ग्रीन आ रही है, तो इसका मतलब है फ्लो डायरेक्शन ये। ब्राउन्स वुड रिप्रेजेंट माउंटेन्स। अब जैसे हम देखें रिवर ओब है रशिया का, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया की तरफ से फ्लो करता है आर्कटिक की तरफ। फ्लो डायरेक्शन कैसे पता लगेगी कि जो ब्राउन कलर्स हैं वो सेंट्रल एशिया की तरफ है, और आगे जो ग्रेट रशियन प्लेन आता है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। सेम इज द केस कि नाइल रिवर को अगर आप देखेंगे तो वो नॉर्थवर्ड जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये लेक विक्टोरिया वगैरह ये ब्राउन कलर में दिखाए होंगे कि ये हाईलैंड है, और नाइल जहां नॉर्थ की तरफ इजिप्ट की तरफ जा रहा है वहां पे येलो या ग्रीन कलर होगा, दैट शोज के वो डाउन स्लोप है। ठीक है, तो रिवर्स की डायरेक्शन और फ्लो भी पता लग जाता है मैप से, जो कि इंडिविजुअली मेंशन नहीं होती जीके की किताबों में। से सिर्फ की समझना जरूरी होती है कि मैप की एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। सही। सो वी जंप टू द एसेंशियल्स ऑफ मैप, यानी कि जो मैप के कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से, मतलब कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, और वो किस तरह से आपको हेल्प आउट करते हैं इन रीडिंग द मैप। क्योंकि अगर जीके का टीचर आपको मैप पढ़ के सुनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो फायदा नहीं है। वो मतलब यही है जैसे पाकिस्तान स्टडीज आपको पढ़ के सुनाई जाती रही है 14 साल, ठीक है, लेकिन आपको नहीं याद होता। सही है। असल चीज ये है कि अगर आपको तरीका बता दिया जाए कि मैप के ऊपर ये इंफॉर्मेशन है, डिराइव कैसे करनी है, तो आप ज्यादा इफेक्टिवली कर लेंगे उसको। ठीक है जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि सबसे पहली चीज जो मैप के ऊपर ऑब्जर्व करनी होती है वो उसका टाइटल होता है। आप जो भी एटलस खरीदेंगे उसके ऊपर जिस तरह के भी मैप्स गिवन है,
वो मैप्स आपको टाइटल के बगैर नहीं मिलेंगे, और टाइटल भी दो होंगे, एक बोल्ड टाइटल होगा, एक सब टाइटल होगा। ठीक है, जैसे आप कहीं जो सीएसएस के बच्चे होते हैं ज्यादातर जाते हैं जब बुक शॉप पे, तो पहला काम ये करते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप तो खरीद के लाते हैं दीवार पे लगाने के लिए, वॉल मैप। सही है, तो अब उसके ऊपर आप देखें क्या होता है, उसके ऊपर एक लिखा होता है द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया का नक्शा है, एरिया कौन सा है। आप पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते आए हैं तो पाकिस्तान के चैप्टर्स में लिखा होता है पाकिस्तान फर्स्ट टाइटल, नीचे लिखा होता है फसलें। तो जो सब टाइटल है वो आपको पर्पस ऑफ मैप बता रहा होता है कि इंफॉर्मेशन कौन सी मिल रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक पेज के ऊपर आपको वर्ल्ड फिजिकल मिलेगा, दूसरे पेज पे आपको वर्ल्ड पॉलिटिकल मिलेगा, या अफ्रीका फिजिकल, अफ्रीका पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में क्या होगा, स्टेट बाउंड्रीज होंगी, टेरिटरीज होंगी, कैपिटल सिटीज होंगे। फिजिकल मैप में कौन सी इंफॉर्मेशन होनी है, रिवर्स होंगे, रिलीफ फीचर्स, सरफेस फीचर्स होंगे, कौन कौन से हैं। सही। सो फर्स्ट टाइटल इज द एरिया एंड द अदर वन इज द पर्पस। वो कुछ भी हो सकता है, वो हिस्टोरिकल मैप भी हो सकता है, उसमें रिलीजन्स भी दिखाए गए हो सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा काम जो जीके तैयार करने के लिए वो एटलस है। वर्ल्ड जीके या वर्ल्ड जनरल नॉलेज करना है तो एटलस से ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है जी। उसके बाद टाइटल के बाद नेक्स्ट चीज आती है स्केल। स्केल का मतलब क्या है, स्केल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन पेपर, मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, और इसमें स्टेटमेंट दी जाती है आमतौर पे, जैसे 1 इंच इज इक्वल टू 1 माइल। अब ये स्टेटमेंट वैसे तो फैलेसी नजर आएगी किसी भी ब्लैंक पेज पे लिखी हुई कि 1 इंच 1 मील नहीं होता, लेकिन मैप पे इसका मतलब क्या होता है कि दिस लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट्स द मैप डिस्टेंस एंड दिस राइट साइड रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड डिस्टेंस। कि ये ऐसा नक्शा है जिसमें 1 इंच फासले पे 1 मील का जमीनी फासला दिखाया गया। ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि एक्चुअल चीज जो नक्शे में नजर आ रही है वो एक्चुअली कितनी बड़ी या छोटी है। कई दफा ये रेशियोज में भी होता है, जैसे आ कह दिया जाए कि 1:100,000, यानी कि जो अगर मैप 1 है तो जमीन उससे लाख गुना बड़ी है। या जमीन पे जैसे होता है ना, डिंगी कार्स होती हैं, छोटे बच्चों के मॉडल कार्स वगैरह होती हैं, उसके ऊपर बॉक्स पे लिखा होता है 1:120। उसका मतलब क्या होगा कि जितना व्हील इस गाड़ी का टॉय का है उससे 120 गुना असल गाड़ी का होगा। ठीक है, तो रेशो में भी मेंशन किया गया होता है स्केल, लेकिन चूंकि हमने डिफाइन ही इसको ऐसे किया, रेशो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस, तो ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो इसकी डेफिनेशन का पार्ट था, यानी ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम स्केल। जब हम मेंटल मैप बनाते हैं ना, जब किसी को रास्ता बताते हैं, तब हम स्केल यूज नहीं करते, तब हम सीक्वेंस ऑफ लैंडमार्क्स मेंशन कर देते हैं कि जिसको मैंने जाविया का रास्ता बताना, मैं उसे कहूंगा पहले करतबा चौक आओ, नक्शे पे बना दिया एक रफ लाइन में, फिर मैंने पीएसओ का पेट्रोल पंप बना दिया, फिर मैंने सड़क अंदर आते हुए दिखा दिया। अब कितने किलोमीटर है मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अकरेंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, बट दैट वुड बी अ मेंटल मैप कि जैसे मैं ट्रैवल करके आया हूं उसी स्केच को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं से। लेकिन एक मैप जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रिंट होता है वो अकॉर्डिंग टू स्केल होता है। मुश्किल है? ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। इसके बाद दूसरी चीज आती है डायरेक्शन। जैसे कि हम देखते हैं कि 4 मेजर डायरेक्शन हैं जिनको कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, और हम जब रिलेटिव लोकेशंस बता रहे होते हैं कंट्रीज की, तो आजकल मैं अपने स्टूडेंट्स को ये टास्क देता हूँ आमतौर पे बीएस के स्टार्टिंग पे, कि वो एक कॉन्टिनेंट पकड़ें, कॉलम बनाएं कंट्री के नाम का, उसके आगे ईस्टर्न नेबर लिखें, वेस्टर्न नेबर की कॉलम बनाते जाएं, और वो फैक्ट्स कलेक्ट करते जाएं एटलस में से। दैट वुड इंक्रीज देयर जनरल नॉलेज, के उन्हें पता होगा कि वो मुल्क, सराउंडिंग मुल्क कौन कौन से हैं, किस साइड से। जैसे पाकिस्तान की लोकेशन में हम कहते हैं कि ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में अफगानिस्तान ईरान है। सही है, तो बेसिक बात यहाँ पे ये होती है
कि हम लोग जब हिस्ट्री और आईआर वगैरह पढ़े होते हैं उसमें जब कंट्रीज के नाम रेफर किए जाते हैं तो हम फेमिलियर ही नहीं होते कि वो कहाँ लोकेटेड हैं। यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन और यूएसए की वॉर के बारे में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बोलते नजर आएंगे, या जर्मनी और जापान को साथ जोड़ देंगे नेबरिंग कंट्री के तौर पे। ठीक है, तो ये फैक्ट सारे डिटीरिएट क्यों होते हैं, ये उन्होंने देखा